बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अब्दुर्रहमान एंड आई एम टीचिंग यू बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही अहम मसले की, एंड दैट इज़ पोल्यूशन। ना सिर्फ पाकिस्तान की हद तक बल्कि सारी दुनिया इस वक्त इस मसले से दो चार है, और इसकी वजूहात क्या क्या हैं, इसके कुछ फैक्टर्स, इनकी डिटेल्स बोर्ड पे देखते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, द टॉपिक इज पोल्यूशन यानी आलूदगी। ऑलराइट, अब सबसे पहली चीज तो ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि आलूदगी क्या होती है और पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं। ऑलराइट, अब इस चीज को समझिएगा स्टूडेंट्स कि अल्लाह ताला ने हमें ये जो प्लेनेट अता फरमाया हुआ है, इसमें बहुत सारी नेमतें हैं, और जिस जिस चीज की हमें जरूरत थी वो सब कुछ इसमें पहले से मौजूद था। लेकिन इंसान अपनी एवोल्यूशन के साथ साथ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर लेके आया है, इसके बाद बेशुमार चीजों की आसाइशें तो आई, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे मसाइल भी मार्ज़े वजूद में आ गए। इन मसाइल में से एक बहुत बड़ा मसला है पोल्यूशन। अब इसको अगर समझा जाए तो हम यूं कहेंगे कि कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी नाखुशगवार तब्दीली जो आपको ठीक नहीं लग रही, दैट इज पोल्यूशन। और इसको मजीद अगर हम और थोड़ा सा एलेबरेट करना चाहें तो हम यूं कहेंगे कि किसी भी चीज को जो इंसानी एक्टिविटीज ने खराब किया है, वो या तो मौजूदा वक्त में खराब हैं, या फिर यह है कि आने वाले वक्त में किसी ना किसी खराबी की सूरत में रूनुमा हो सकते हैं, तो उस चीज को हम कहेंगे कि दिस इज पोल्यूशन। ऑलराइट, अगर आसान तरीन डेफिनेशन में आपको बताना चाहूं तो वी कैन डिफाइन इट एज एनी अनप्लेजेंट चेंज इन एनवायरमेंट इज नोन एज पोल्यूशन। ऑलराइट, फिर उसके बाद जो आपकी किताब में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो भी बहुत अच्छे हैं कि द बी फाउलिंग ऑफ द एनवायरमेंट, के माहौल को इस तरह से खराब कर दिया जाए ह्यूमन एक्टिविटी से कि या तो वो अभी ही किसी ना किसी सूरत में आपको खराबी की सूरत में नजर आए, या फिर यह है कि मुस्तकबिल में इस चीज को प्रिडिक्ट किया जा सके कि इससे बहुत सारी खराबियां पैदा हो सकती हैं। ऑलराइट, सो दिस इज पोल्यूशन। अब इस पोल्यूशन को जब हम अपने इर्द गिर्द एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे अप्लाई करते हैं तो हमें पता चलता है कि वी हैव पोल्यूटेड ऑलमोस्ट ऑल द इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर्स। और इसको अगर डिफरेंशिएट करना चाहें तो इसकी टाइप्स आपको पता होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ पोल्यूशन कितनी इकसाम है स्टूडेंट्स इसकी? आपकी किताब में जो मेंशन की हुई है, दीज आर 5 इन नंबर। नंबर 1, इट इज एयर, or atmospheric pollution. All right. Number 2 will be the soil or land pollution. All right. Number 3 we can add water pollution. All right. Number 4, radiation pollution. And number 5 is noise pollution. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब ये जो 5 एग्जाम हमारे सिलेबस में शामिल की गई हैं, इनमें से फर्दर डिस्क्रिप्शन सिर्फ 3 की है। द फर्स्ट वन इज द एयर और एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। अब अगर स्टूडेंट्स हम अपने माहौल पे गौर करें तो हमने हवा की एक स्टैंडर्ड कंपोजिशन सेट की हुई है, जिसमें नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और बाकी नोबल गैसेस वगैरह हमें नजर आती हैं। अब ये जितना भी मेजर पोर्शन है, अगर स्टैंडर्ड परसेंटेजेस को हम चेंज करना शुरू कर दें, यानी उसमें कुछ ऐसी गैसेस का इजाफा होना शुरू हो जाए कि जो तो कम मिकदार में रहें तो ठीक है, लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा उनकी मिकदार बढ़ना शुरू हो जाए और उसके असरात इंसानी सेहत के ऊपर आना शुरू हो जाएं, तो इसका मतलब है कि नाउ दीज आर द पोल्यूटेंट गैसेस। और इन पोल्यूटेंट गैसेस को फिर हम कहेंगे कि दीज आर द फैक्टर्स दैट आर कॉजिंग एनवायरमेंटल एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। और इस एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम फिर उसी तरह से डिफाइन करेंगे, एयर पोल्यूशन और एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। जी स्टूडेंट्स, इसको अगर हम आसान तरीन शॉर्टकट फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको लिखेंगे बी फाउलिंग
ऑफ एयर। ऑलराइट, हवा को खराब कर दिया है इंसानी एक्टिविटीज ने, कि जिसकी वजह से हमारे अपने ही ऊपर इसके नेगेटिव असरात मुरतब होना शुरू हो जाते हैं। दूसरा, एक और तरीके से अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं deviating the chemical composition of fresh air with all its components. Components किसकी बात हो रही है? जो gases हैं, all right, with all its components disturbed from standard percentages. All right students, अब ये जो दूसरी चीज मैंने ऐड किया इसको जरा गौर से समझ लीजिएगा कि deviating the chemical composition of fresh air with all its components disturbed from standard percentages. अब इसका मतलब क्या है कि हमने ये पढ़ा हुआ है कि हमारे पास नाइट्रोजन 79% होनी चाहिए, ऑक्सीजन 21% होनी चाहिए, और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होनी चाहिए, और बाकी नोबल गैसेस वगैरह ट्रेसेस में मौजूद होनी चाहिए। लेकिन जब हमें यह पता चलता है कि इन तमाम गैसेस की स्टैंडर्ड परसेंटेजेस को डिस्टर्ब करने के लिए कुछ और ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ऑक्साइड्स पैदा होना शुरू हो गए, या कुछ इस तरह के कंपाउंड्स बनना शुरू हो गए कि जो हमारे इर्द गिर्द हवा में मंडला रहे हैं और हमारे अंदर ही बीमारियां फैलाने की सलाहियत उनमें मौजूद है, तो दे विल बी कंसिडर्ड एज द पोल्यूटेंट्स। ऑलराइट, अगर हम ये लिखना चाहें कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हम पोल्यूटेंट्स के तौर पे जान सकते हैं, तो आपको इनके नाम याद रखने पड़ेंगे। द फर्स्ट थिंग, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑलराइट, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, या इसी तरह इसको भी मैं लिखूं ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ऑलराइट, फिर ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑलराइट, एंड इवन the lead compounds or compounds of lead, और सबसे ज्यादा खतरनाक चीज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, जिनको हम अगर एब्रिविएट करते हैं हम इसको लिखते हैं CFCs। ऑलराइट, अब हमें पता चल रहा है कि ये वो गैसेस हैं कि जिनकी मिकदार बढ़ना शुरू हो चुकी हुई है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर। अब अगर इनकी मिकदार में इजाफा हो रहा है तो इस मिकदार के जो एनवायरनमेंट के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उसी को तो हम पोल्यूशन कहते हैं, क्योंकि यही तो वो अनप्लेजेंट चेंज है जिसकी वजह से आप किसी भी शहरी आबादी में अगर मौजूद हैं तो आपको अंदाजा होगा कि शहर के अंदर गुंजान आबाद होने के साथ साथ आपके व्हीकल्स, आपकी इंडस्ट्रीज, आपकी फैक्ट्रीज और तो और बहुत सारे फ्यूल्स में से इस तरह के फ्यूम्स और गैसेस एमिट होती रहती हैं कि जो एनवायरनमेंट में आके एटमॉस्फेयर तक जब पहुंचती हैं तो हवा का हिस्सा बन के वो वहीं पे एक गंदा सा स्मोकी सा एनवायरनमेंट बना देती हैं, जिसको बाद में फिर स्मोक वगैरह या एसिड रेन की फॉर्म में वापस जमीन पे भेज दिया जाता है। तो ये वाली सारी चीजें हमें इस बात का पता बता रही हैं, अगर इन गैसेस में इजाफा होगा तो इसका मतलब यह है कि हमारी अपनी ही सेहत के ऊपर मुज़र असरात मुरतब हो सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब यहां पे एक चीज हमने लिखी है CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इसी से रिलेट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज अबाउट द ओजोन लेयर डिप्लीशन। एक बहुत ही क्रिटिकल मसला इंटरनेशनली जिसको हम कहते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आपके लिए बोर्ड के लिहाज से शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर पूरा एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन या एयर पोल्यूशन आता है तो उसमें आपने ओजोन लेयर डिप्लीशन को फर्स्ट फैक्टर के तौर पे कंसीडर करना है। ऑलराइट, अब अगर हम इसकी बात करें कि ओजोन है क्या चीज, सबसे पहले तो ये समझ लें, तो हम कहेंगे कि ओजोन इज अ 3 ऑक्सीजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल, दैट इज O3। ऑलराइट, अब इस बात से हमें यह पता चलता है कि ये हमारी हवा में मौजूद जो मोलेकुलर ऑक्सीजन है उससे थोड़ी सी मुख्तलिफ है,
क्योंकि इसके पास 3 ऑक्सीजन एटम्स कंबाइन फॉर्म में मौजूद हैं। दूसरा सवाल हमारे जहन में ये आता है कि ओजोन मौजूद कहां पे है, क्या हमारे इर्द गिर्द हवा में मौजूद है? तो उसके लिए स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जमीन के ऊपर जो एटमॉस्फेयर की सतह है, इसको फर्दर हमने 6 लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है। उन 6 लेयर्स में से एक लेयर है जिसे हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर ओजोन मौजूद है और ये ओजोन कर क्या रही है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये ओजोन आपको सूरज से आती हुई अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है, यानी वो वाली रेडिएशंस के अगर वो डायरेक्टली जमीन तक पहुंचे तो सबसे पहले तो वो जमीन का दर्जा हरारत इतना ज्यादा बढ़ा दें कि हमारा सरवाइव करना पॉसिबल ना रहे। दूसरे नंबर पे ये कि वो पानी को बहुत स्पीड के साथ एवेपोरेट करवा दें तो हमारे वाटर साइकिल्स डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएं। तीसरी चीज ये कि अगर हम किसी सूरत सरवाइव करने के काबिल हो भी जाएं तो हमारी अपनी ही बॉडीज के अंदर इस तरह की बीमारियां फैलेंगी, जिनमें से एक मिसाल है स्किन कैंसर। और दुनिया में बहुत सारे लोग जो हैं वो स्पेशली जिनके अंदर मेलानिन की कमी होती है, यानी ये जो स्किन का पिगमेंट है जिसकी वजह से हमारी स्किन ब्राउन है, इसी की अगर कमी हो जाती है तो उस सूरत में फिर वो लोग मेलानोमास वगैरह का शिकार होते हैं और स्किन कैंसर फैलता चला जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। तो इस बात से ये समझ में आती है कि ओजोन का मौजूद होना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ऑलराइट, अब इसको अगर हम फर्दर डिफरेंशिएट करें कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द ओजोन, तो ये भी आपके याद रखने वाली चीज है। ओजोन की कुछ अपनी खसूसियात हैं। द फर्स्ट वन इज इट इज ऑलरेडी कंटेनिंग O3, तो मोलेकुलर ऑक्सीजन से डिफरेंट है। फिर उसके बाद इट इज एक्सप्लोसिव। ऑलराइट, फिर इसका कलर ब्लू और पेल ब्लू, इस तरह का कलर हो सकता है इसका। ऑलराइट, और अगर 0.1 ppm से ज्यादा मिकदार हो जाए तो इट कैन बी पॉइजनस, और अगर जब इसकी मिकदार बढ़ रही होती है तो ऑलमोस्ट क्लोरीन की तरह की पंजेंट स्मेल आपका नाक डिटेक्ट कर सकता है कि यहां पे मोलेकुलर ऑक्सीजन की निस्बत कोई और चीज जो है वो मौजूद है और वो एक चुभन सी आपके नाक में पैदा होगी, जिसकी वजह से हमें ये पता चल जाता है कि यहाँ पे ओजोन की मिकदार ज्यादा है। अब इन प्रॉपर्टीज के साथ ही साथ स्टूडेंट्स अगर हम गौर करें तो जमीन के इर्द गिर्द जो ब्लैंकेट है, उस ब्लैंकेट में ओजोन जो रोल प्ले कर रही है उसको अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं तो एक स्टेटमेंट में लिख रहा हूं, ओजोन एब्जॉर्ब 98% of UV radiations coming from sun. Alright, अब ये भी एक चीज समझने से ताल्लुक रखती है कि ओजोन का अपना ब्लैंकेट या अपनी लेयर तो मौजूद है 10 से 50 किलोमीटर की सतह अगर जमीन से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो। ऑलराइट, अगर ये मौजूद है तो वहां पे ओजोन कर क्या रही है कि जितनी रेडिएशंस सूरज से आती हैं उनमें UVA, UVB, UVC वगैरह मौजूद हैं। और बिल्कुल इसी तरह के जैसे हम बाज़ औक़ात अगर धूप में जाते हैं या कहीं हाइकिंग वगैरह करने जा रहे हैं जहां पे डायरेक्ट सूरज की शुआएं आपकी बॉडी पे पड़ने का खतरात होते हैं, तो हम सनस्क्रीन्स यूज कर लेते हैं, कुछ लोशन या कुछ क्रीम्स इस तरह की, ताकि हम सूरज की खतरनाक शुआओं से बच सकें। तो बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला ने ये कुदरती सनस्क्रीन दी हुई है जमीन को, और उसकी वजह से 98% यूवी रेडिएशंस पहले ही एब्जॉर्ब हो रही हैं। इनकी एब्जॉर्प्शन की वजह से जमीन उन यूवी रेडिएशंस को सरफेस तक पहुंचने से रोक लेती है, और जब जमीन की सरफेस तक ये रेडिएशंस नहीं पहुंच पाएंगी तो इसका मतलब है कि हम ऑटोमेटिकली अपने आप को प्रोटेक्ट किए हुए हैं। ऑलराइट, तो दिस इज नथिंग लेस देन अ ब्लेसिंग। फिर इसी तरह स्टूडेंट्स अगर इसका मैकेनिज्म हम समझना चाहें कि ओजोन कर क्या रही है और हाउ द CFCs दे आर डिस्टर्बिंग और डिस्ट्रॉइंग द ओजोन, तो इस चीज को भी याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा खतरा अगर ओजोन को किसी चीज से है तो दे आर द CFCs। ऑलराइट, सबसे पहले यहां पे मैं लिख रहा हूं कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल सोर्सेज ऑफ CFCs। ऑलराइट, CFCs हैं क्या? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो इसका मतलब ये भी एक गैसेस का मजमुआ यहां पे बन रहा है जिसमें क्लोरीन है, फ्लोरीन है और कार्बन मौजूद है। अब स्टूडेंट्स सोर्सेज कौन कौन हो सकते हैं इसके? सबसे पहली चीज एरोसोल्स। अब एरोसोल्स बेसिकली इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ द एयर, मतलब इसका ये है। लेकिन अगर हम टेक्निकली समझना चाहें तो हमें पता चलता है हमारे रोजमर्रा इस्तेमाल के अंदर बहुत सारी स्प्रेज, बहुत सारे रूम फ्रेशनर्स
या इसी तरह से ये जो शेविंग फोम्स वगैरह हैं, या इवन के जो बाकी फोम्स जिसमें सिलिकॉन वगैरह मौजूद होता है, या प्लास्टिक प्रोडक्ट्स जो हैं उनके अंदर CFCs शामिल कर दिए जाते हैं उनके कंटेनर्स में, ताकि ये स्मूथली वहां से बाहर निकल सके। तो ये एरोसोल्स जो हैं दे कंटेन द CFCs। फिर इसी तरह जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स हैं, ऑलराइट, और जो रेफ्रिजरेटर्स हैं, अब यहां पे बहुत ज्यादा मिकदार में CFCs को इस्तेमाल किया जाता है फॉर द कूलिंग पर्पस। अब अगर खुदा ना खास्ता CFCs किसी सूरत एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएं, तो इनके रिलीज होते साथ ही हमें पता चलता है कि दे विल ट्रेवल टू द हाईएस्ट लिमिट। अब जब ऊपर की जानिब जाएंगे तो ओजोन के बिल्कुल नीचे जाके ये सेटल डाउन होना शुरू हो जाते हैं, और वहां पे यूवी रेडिएशंस की एनर्जी इस्तेमाल करते ही एक क्लोरीन एटम अगर अलहदा हो जाता है तो वो क्लोरीन एटम फौरन जाके ओजोन के O3 में से एक ऑक्सीजन को डिटैच कर देता है। सो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस। अब जैसे ही ओजोन मॉलिक्यूल डिस्ट्रॉय होगा तो एक तो बन गया मोलेकुलर ऑक्सीजन, बाकी हमारे पास क्या बन रहा है, क्लोरीन मोनोऑक्साइड। ये जो क्लोरीन मोनोऑक्साइड बना है ये फिर आगे ट्रेवल करता है, एक और ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच कर लेता है, और उस ऑक्सीजन के अटैच होते ही क्लोरीन फिर से खाली और अकेला रह जाता है, और फिर उसी प्रोसेस को कंटिन्यू करना शुरू हो जाता है। अब इस बात से हमें यह पता चलता है कि एक अकेला क्लोरीन एटम बार बार ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय करने की सलाहियत रखता है। इसकी वजह से कुछ किताबों में यह लिखा गया है कि 100,000 मॉलिक्यूल्स को तोड़ने की सलाहियत इसके पास मौजूद है। आपकी बुक में जो स्टेटमेंट या जो फिगर कोट किया गया है दैट इज अबाउट 1 मिलियन। इसका मतलब है कि 10 लाख जो मॉलिक्यूल्स हैं ओजोन के उसको तोड़ने की सलाहियत भी मौजूद है। तो इस लिहाज से हमें यह पता चलता है कि अगर एक CFC मॉलिक्यूल ये काम कर रहा है तो हम जितनी मिकदार में ये सारा कुछ रिलीज कर रहे हैं एनवायरनमेंट में, उस लिहाज से तो ये बहुत ही खतरनाक गैस है। इस चीज को भांपते हुए इंटरनेशनली कुछ इदारों ने जब इस चीज की तरफ निशानदेही की कि भाई CFCs पे पाबंदी लगनी चाहिए, तो 1989 में जाके एक नया मुआहदा साइन किया गया जिसे कहा जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या किया गया कि इस चीज पे पाबंदी लगा दी गई कि CFCs का इस्तेमाल बंद कर दिया जाए या कम से कम किया जाए। तो तब से लेके आज तक बहुत सारी चीजों में CFCs को आहिस्ता 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 रिड्यूस कर दिया गया है, जिसकी वजह से जब ओजोन को देखा जाता है तो पता चलता है कि ओजोन में पड़ने वाला वो शिगाफ जिसको आमतौर पे होल इन द ओजोन कहा जाता है, ये एक मिसलीडिंग स्टेटमेंट है। बुनियादी तौर पे ओजोन की थिनिंग हुई थी आर्कटिक और एंटार्कटिक रीजन से। अब उसकी थिनिंग की वजह से यूवी रेडिएशंस की पेनिट्रेशन जमीन तक बढ़ गई, और उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता दर्जा हरारत जमीन का बढ़ना शुरू हो गया, और एक इंटरनेशनल फिनोमिनन डेवलप होता है जिसे हम सब जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग के नाम से। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब ये सारी चीजें, ये सारा मैकेनिज्म आपको बताने का मकसद क्या है कि ओजोन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी एटमॉस्फेयर का। तो अगर आपकी डेली लाइफ में या रूटीन लाइफ में कहीं पे भी कोई पोल्यूशन या कोई और CFC कंटेनिंग कंटेनर्स या और प्रोडक्ट्स इस्तेमाल हो रहे हैं तो उनको रिड्यूस कर दिया जाए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर जो कॉन्सिक्वेंसेज इसकी वजह से आए ओजोन लेयर डिप्लीशन की वजह से, वो कौन कौन से हैं? जी स्टूडेंट्स, इसमें मैं दोनों चीजें शामिल कर रहा हूं। एक तो यह भी कि जो ओजोन की लेयर डिप्लीट हो चुकी हुई है उसकी वजह से क्या क्या मसाइल हैं, और दूसरे नंबर पे यह कि अगर इस चीज को कंट्रोल ना किया गया, इसकी रोकथाम ना की गई, तो फ्यूचर में क्या क्या मसाइल हो सकते हैं। इस चीज को यहां पे अगर हम एनालिस्ट करना चाहें तो द फर्स्ट थिंग इज थिनिंग ऑफ ओजोन in Arctic and Antarctic regions. All right, students. Melting of glaciers, increase in worldwide temperature. All right.
फिर इसी तरह स्टूडेंट्स मजीद हम इसमें ऐड कर सकते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड मरीन लाइफ। ऑलराइट, फिर अगर ह्यूमंस की हम बात कर रहे हैं तो ह्यूमन डिजीजेस, स्पेशली जिसमें हम जिक्र करते हैं स्किन प्रीमेच्योर एजिंग, इसी तरह स्किन कैंसर्स। ऑलराइट, फिर कैटरैक्ट एटसेट्रा। और एक बड़ी चीज ड्रास्टिक क्लाइमेटिक चेंज। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब ये वो तमाम नताइज जो इस वजह से हो सकते हैं कि अगर खुदा न खास्ता ओजोन मजीद थिन होती चली गई तो क्या क्या मसाइल हो सकते हैं और जिनका सामना इंसान कर रहा है इसी जमीन के ऊपर मुख्तलिफ हिस्सों में। सबसे पहली चीज तो यही जो मैंने मेंशन किया कि आर्कटिक और एंटार्कटिक रीजन के ऊपर इस ओजोन के ब्लैंकेट में बारीकी देखी गई जिसको हम ओजोन का शिगाफ कह देते हैं बाज़ औक़ात। फिर इसी तरह स्टूडेंट्स ग्लेशियर्स के मेल्ट होने के खतरात हैं और ये चीज हमें नजर आ भी रही है बहुत सारी जगहों पे। इस तरह के ग्रीन बेल्ट्स हमें नजर आना शुरू हो गए माउंटेन रेंजेस के ऊपर कि जो चंद साल पहले तक वहां पे सारे के सारे पहाड़ बर्फ से ढके हुए होते थे, लेकिन अब चूंकि जमीन का दर्जा हरारत बढ़ रहा है दिन ब दिन और उसकी बुनियादी वजह कौन है? ओजोन लेयर डिप्लीशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो वो बर्फ पिघल के जमीन की तरफ बाकी मैदानी इलाकों की तरफ पानी की सूरत में आना शुरू हो चुकी हुई है। देन इज इंक्रीज इन द वर्ल्ड वाइड टेम्परेचर, दर्जा हरारत में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स और मरीन लाइफ, ये भी हमें पता है कि जब रेडिएशंस यहां तक पहुंचेंगी, वो वाली रेडिएशंस जिनको ओजोन रोक के रख रही थी, अपने अंदर जज़ब कर रही थी, लेकिन अब क्या हो रहा है जब वो रेडिएशन जमीन तक पहुंच रही हैं तो उसकी वजह से क्रॉप्स खराब होने के खतरात बढ़ते चले जाएंगे और समंदरी हयात जितनी भी है उनको भी बहुत ज्यादा नुकसानात का सामना हो सकता है। फिर इंसानों की अपनी चूंकि बात है कि इंसानों की अपनी ही एक्टिविटीज की वजह से ये मसाइल हमारे सामने आ रहे हैं, तो हमने खुद ही फिर इसका भी सामना करना पड़ेगा जो जो मसाइल हमें इसकी वजह से आएंगे। स्किन प्रीमेच्योर एजिंग, ये जो रिंकलिंग हो जाती है स्किन के ऊपर, मुख्तलिफ स्किन बैग्स वगैरह या रिंकल्स वगैरह बन जाते हैं, ये मसाइल, स्किन का बूढ़ा नजर आना शुरू हो जाना। फिर स्किन कैंसर्स वगैरह, मेलानोमा वगैरह जिसे हम कहते हैं, आगाज में तो इसका कोई मसला नहीं होता, अगर छोटे मोटे मोल की फॉर्म में नजर आ रहा है तो उसको सर्जरी से रिमूव करके काम खत्म किया जा सकता है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता इसका कोई कैंसरस पार्ट या कोई कैंसरस सेल लिम्फेटिक सिस्टम तक पहुंच जाए तो उसका मतलब है कि उसके बाद वो बॉडी के किसी हिस्से तक भी जा सकता है। और कैंसरस सेल्स का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि अगर इनिशियल स्टेजेस पे ही डिटेक्शन हो जाए, डायग्नोज कर लिए जाएं तो बेहतर है। खुदा ना खास्ता अगर जब ये मेटास्टैटिक फॉर्म में फैलना शुरू हो जाते हैं तो फिर इनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स कैटरैक्ट वगैरह जिसे हम मोतिया कहते हैं आम जुबान में, बुनियादी तौर पे हमारी आंख में एक हिस्सा है जिसे हम कहते हैं लेंस। जब लेंस आहिस्ता आहिस्ता सख्त हो जाए, उसकी ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाए, ओपेक होना शुरू हो जाए, फॉगी हो जाए, धुंधला हो जाए और लाइट को सही तरीके से फोकस ना कर पाए, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कि दिस इज द कैटरैक्ट। ऑलराइट, और फिर इसी तरह माहौलियाती तब्दीलियां जिसके बहुत सारे असरात हमें नजर आ रहे हैं। बारिशों का सही वक्त पे ना होना, बहुत सारी जगहों पे गर्मी और सर्दियों के दौरानिये जो हैं वो कम और ज्यादा होते चले जाना, एक्सट्रीम्स नजर आ रही हैं हमें जमीन के ऊपर, ये सब के सब ओजोन लेयर डिप्लीशन के कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर एयर पोल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में विद ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड एसिड रेन।